नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। और भोपाल में कांग्रेस के टिकट वितरण में देरी पर बीजेपी ने तंज कसा है। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता उतरना ही नहीं चाहता। सबको मालूम है कि कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। कांग्रेस की हार सुनिश्चित दिख रही है। देश में नरेंद्र मोदी के सुनामी चल रही है। एनडीए 400 से ज्यादा और बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी से कोई नेता मैदान में उतरना नहीं चाह रहा है। कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कांग्रेस के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हार सुनिश्चित है। इसलिए कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने नहीं वाले। जहां तहां से जोड़ बितोड़ के वो ला रहे हैं और हारे हुए जो पहले ही जनता जिनको नकार चुकी है, ऐसे प्रत्याशी कुछ उनके आए हैं और बाकी की सीटों पे उनको मिल नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की जो सुनिश्चित हार है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपा, जिस हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक तरफ दम भरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एनडीए 400 पार करेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस है अपने उम्मीदवारों को लेकर पिछड़ती हुई नजर आ रही। दीपा, देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में तमाम दल जो है तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार बैठक का दौर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज सुबह से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतर चुके हैं, नामांकन दाखिल करा रहे, खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी तक तमाम सीटें जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। सीधे तौर पर यदि बात की जाए तो ग्वालियर, मुरैना और इसी के साथ खंडवा, ये तीनों सीटें हैं जिनके ऊपर अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है कि किस तरह से कांग्रेस के पास क्योंकि कह सकते कि कार्यकर्ताओं की कमी है, प्रत्याशियों की कमी है और यही कारण है कि अब तक कांग्रेस ने इन तीनों ही सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी है वो नहीं उतारा है। हालांकि अगर बात करते हैं तो कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जो कारण है कि अब तक कांग्रेस इतने इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। खंडवा की यदि बात करें तो अरुण यादव का नाम सबसे तेजी से चल रहा था। आला कमान की भी बात करें तो वो चाहते हैं कि अरुण यादव जो है चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन खुद अरुण यादव जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल दीपा, लेकिन अलग अलग राज्यों के साथ अगर मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो कांग्रेस अपने पत्ते खोलने में आखिरकार पीछे कैसे आ रही है? क्या जो खबरें सामने निकल के आ रही, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे कि कई दिग्गज नेता हैं जो मैदान में उतरना नहीं चाहते, क्या यही वजह है कि कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से भी मना कर रहे हैं? उनको पता है कि अगर बीजेपी के सामने टक्कर है तो हार सुनिश्चित है। दीपा जी देखिए, अगर बात करें तो फैक्टर कई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है क्योंकि जो भी दिग्गज है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। हालांकि कांतिलाल भूरिया हो या दिग्विजय सिंह, वो दोनों ही चुनावी मैदान में जरूर उतरे हैं, लेकिन बाकी जब नेताओं को, क्योंकि पार्टी आला कमान का ये मानना था कि जो दिग्गज नेता है, जो बड़े नेता है, उन्हें चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन जो बड़े नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से मना किया। और इनकार का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही माना गया कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था और उस हार से अब तक कांग्रेस उभर नहीं पाई है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो नेता है वो चुनावी मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। और इसीलिए जो डिक्लेरेशन है, यानी कि प्रत्याशी के नाम, उम्मीदवारों की घोषणा की जो बात कही जा रही है, उसमें इतनी ज्यादा डिले जो है वो कांग्रेस को में हमें देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन दीपा, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जो दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं उनमें हार का डर है या फिर अंदर खाने की जो कलह है वो एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है? क्योंकि कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने केसरिया रंग पहन लिया है। दीपा बिल्कुल देखिए, तमाम पूरे प्रदेश भर से जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो सभी बीजेपी में जा चुके हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्हें प्रत्याशी बनाने का की बात जो है बीजेपी में कांग्रेस द्वारा कही जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया। अरुणोदय चौबे की अगर हम बात करें, एक बड़ा नाम था, उनका नाम जो है वो भी चुनावी लोकसभा सीट को लेकर था, सागर से चुनाव लड़ने का उनका नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तमाम नाम हमारे सामने है और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में को
इतना संघर्ष उम्मीदवार उतारने में करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी निश्चित तौर पर, क्योंकि जब दिग्गज नेता ही चुनाव लड़ने से कतराते हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं के मन में क्या मैसेज जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक जो उमंग और एक उत्साह जो कार्यकर्ताओं में होना चाहिए था वो कांग्रेस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर गुटबाजी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम ग्वालियर और मुरैना दोनों सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनके करीबियों को, जीतू पटवारी चाहते हैं उनके करीबियों को टिकट मिले, और यही कहीं ना कहीं पेट फंस रहा है। और इसी कारण से जितना ज्यादा समय जो है, इतना विलंब जो है वो प्रत्याशी उतारने में कांग्रेस को करना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस कैसे टैकल करेगी इस मामले को। और एक तरफ चुनाव भी हो चुके, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नजदीक है चुनाव, और ऐसे में प्रत्याशियों का मना करना, अभी तक प्रत्याशी ना घोषित कर पाना कांग्रेस के लिए एक मुश्किल भी पैदा कर सकती है। लेकिन दीपा, सवाल ये है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जनता के बीच में कैसे कांग्रेस अपना विश्वास जताएगी, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस अपना विश्वास नहीं जता पा रही, और यही वजह है कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामते हुए नजर आ रहे हैं। दीपा, देखिए, एक तरफ जहाँ पर बीजेपी कैंपेन चला रही है पीएम की गारंटी, यानी कि जो भरोसा है, योजना है, वो पूरा होने की गारंटी, यानी कि सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं सफल होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे वादे थे जो बीजेपी के द्वारा किए गए वो पूरे हुए, और जनता भी कहीं ना कहीं संतुष्ट है। वहीं दूसरी और कांग्रेस की बात करें तो अब तक जनता के बीच गए नहीं है, कोई बड़े कैंपेन स्टार्ट किए नहीं गए हैं। केवल और केवल जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसके सहारे कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में थी, लेकिन उस यात्रा का भी इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला। कोई कह सकते हैं बड़े कैंपेनिंग अभी स्टार्ट नहीं की गई। तो ये कहना गलत नहीं है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच में जाके विश्वास किस तरह से जताती है, और जिस तरह से अपना टारगेट उन्होंने रखा है कि ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीती जाए, आखिर उस टारगेट को कैसे पूरा करती है। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कल कांग्रेस के 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर केसरिया रंग धारण कर लिया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ये जो नेताओं का छोड़ने का सिलसिला है, पार्टी छोड़ने का सिलसिला, क्या रोक पाएगी, और क्या बीजेपी को या अदर गठबंधन को टक्कर दे पाएगी चुनाव में? कैसे करेगी ये कांग्रेस, क्योंकि बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती भी कांग्रेस के लिए बनी हुई है। दीपा, देखिए, निश्चित तौर पर लगातार कई बड़े नेता, कई कद्दावर नेता जो हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं, और ये क्रम लगातार जारी है। आज भी हमें देखने को मिला कि अगर बात करते हैं कटनी की, दमोह की, तो यहाँ से कई जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता थे, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया, और ये क्रम लगातार जारी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बनती है कि आखिर किस तरह से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाकर रखा जाए, और किस तरह से चुनाव जो है वो भी लड़े जाए, और इसी के साथ गुटबाजी को भी कहीं ना कहीं दूर किया जाए। ऐसे में कांग्रेस सीधे तौर पर जिस तरह से संगठन जो है कांग्रेस का वो लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विषयों पर कांग्रेस सद्दी होती हुई नजर आ रही है। संगठन कमजोरी की बात को दिग्विजय सिंह भी कहते हैं, और मानते भी है कि निश्चित तौर पर संगठन में काफी ज्यादा कमजोरी है, और यही कारण है कि एक लंबा समय हो गया और अब तक प्रत्याशी कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई है। और जिस तरह से एक बड़ा डैमेज, जिस तरह से कमलनाथ को बात करें, तमाम जगहों से अलग किया गया, कैंपेनिंग से भी अलग किया गया। तो ऐसे में इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की खासतौर पर यदि मैं बात करूं तो कमजोर होती भी जा रही है कांग्रेस। अब देखना होगा कि ऐसे में जनता के बीच में कैसे विश्वास दिलाते हैं, और जो जीत की बात कांग्रेस कर रही है वो किस तरह से हासिल करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। 20 साल पहले जब मैंने समर्पण के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया तो मैंने तय किया कि अगर कोई आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। और मैं शिवपुरी का मकड़ी हूँ। मैंने एक नेटवर्क बनाया है, यहाँ सड़कों का नेटवर्क, सब स्टेशनों का नेटवर्क, सिंचाई सुविधाओं का नेटवर्क और यहाँ के लोगों के लिए प्रगति और विकास का नेटवर्क बनाया है। जब मैंने वो त्याग और तपस्या और भारत में चीता पुनर्स्थापना की पहली खुशी के रूप में चीता शावकों के जन्म के बाद एक चीता शावक का पहला जन्मदिन आज मनाया जाएगा। चीता शावक आज पूरा 1 साल का हो गया है और इसके अलावा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें चीता शावक की अटखेलियां करते हुए वीडियो देश भर में चीता प्रेमियों के लिए सुखद साबित हो रही है। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म देकर सबसे पहली खुशखबरी
मादा चीता ज्वाला ने दी थी और इस चीते के 3 शावकों की मौत लू और तेज गर्मी सहित अन्य कारणों से कुछ ही दिनों बाद हो गई थी। इनमें सिर्फ एक शावक जिंदा बचा था, जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसे वातानुकूलित स्थान पर डॉक्टरों की विशेष निगरानी और देखरेख में रखा गया। आज वो पूरे 1 साल का हो गया है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। कुनो नेशनल पार्क के डॉक्टरों ने इस बड़े शावक को मुखी नाम दिया है। और बुंदेलखंड में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने इन्हें सदस्यता दिलाई। मेरे लिए भी एक गर्व और सुखद अनुभव का समय है कि कहीं ना कहीं सब लोगों ने मेरे साथ में काम किया है। अधिकांश लोग माननीय अध्यक्ष जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं। मैं उन सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप कर्मठ हैं, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए अब साथ में आए पूरी ताकत के साथ हम अपने काम में लगेंगे। दमोह की जिला पंचायत की अध्यक्षा, हमारे एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव जी, आदरणीय बड्डा, हमारी जनपद की पूर्व अध्यक्ष हटा से सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जिला पंचायत के जनपद के कई सम्मानीय सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। और ग्वालियर पुलिस ने अनोखी टैटू गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो हाथों पर बंदूक के टैटू बनाकर अपना टशन दिखाते थे और उनके कब्जे से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की। पकड़े गए युवकों ने अपने पिता पर भी कट्टा अड़ाकर मारपीट की थी, जिसका प्रकरण थाना बिशरौली में दर्ज है। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि उनके 7 सदस्यीय टैटू गिरोह में कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, जो कि लोगों को हथियारों के टैटू दिखाकर धमकाते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक FIR हुई थी, जिसमें एक बुज़ुर्ग को काफ़ी चोट आई हुई थी। उनका दांत भी टूट गया था, मेडिकल भी कराया था। तो उन्होंने जो है कुछ नाम लिखवाए थे, उसमें 2 उन्हीं के ही लड़के थे। एक का नाम कालू था और एक का नाम अकबर, इरफान और एक गुड्डा। तो 4 लोगों के नाम लिखवाए थे, जिनमें एक उनके भाई पढ़ते थे, 2 उनके सगे बेटे हैं, एक उनका भतीजा था। तो उन्होंने बताया था कि उनके खुद के बेटे कालू ने जो है उनके सिर पे कट्टा लगा दिया था। तो इस न्यूज़ के मुताबिक हमने पहले सोशल मीडिया वगैरह पे इनको सर्च किया, टेक्निकल एविडेंसेस लिए, तो हमें इनकी काफ़ी वीडियोस वगैरह मिली, जहाँ पे हमें पता लगा कि ये अपने हाथ पे AK-47 के टैटूज़ बनवाते हैं और इनके पास हथियार भी हैं। और उमरिया में महुआ फूल बीनने को लेकर भाई ने भाई को लहलुहान कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, वहीं दूसरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा इलाजरत है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड पर सेना के तेज रफ्तार ट्रक और एक्टिवा गाड़ी में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। रोड पर एक आर्मी के व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृत महिला को तत्काल डेड हाउस भेज दिया गया है और घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
से जुड़ा हुआ मामला है, तो बताया जा रहा है कि जो घायल है वो भी आर्मी में ही है। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वो भी चीज़ सामने आएगी, और बाकी मैंने बताया कि जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। मामला दर्ज हुआ? हाँ, मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है इसमें। रायसेन में पिता की हत्या करने वाले भाई और बहन को आजीवन कारावास की सजा मिल गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन ने सजा सुनाई है। साथ ही भाई बहन पर 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अशोक पाल और उसकी बहन रानी पाल को भी सजा सुनाई गई है। एएसआई की एक टीम 22 मार्च को शुरू हुए सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए आज मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर पहुंची है। शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग भोजशाला में नमाज अदा करेंगे। एएसआई ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। नमाज को ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम भोजशाला के पिछले हिस्से में ही सर्वे करेगी और इसके अलावा हिंदुओं को भी मंगलवार को पूजा करने की इजाजत दी गई है। एएसआई की सर्वे टीम बेहद गोपनीय तरीके से सर्वे कर रही है। बता दें कि भोजशाला में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है, जिसकी रिपोर्ट 6 सप्ताह में कोर्ट को देनी है। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद भरुंदा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान और फ्लैग मार्च कर रही है। थाना प्रभारी घनश्याम डांगी ने बताया कि आचार संहिता और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो है आचार संहिता को देखते हुए और आगामी जो त्यौहार चल रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो है वाहन चेकिंग, पैदल भ्रमण की कार्रवाई लगातार थाना भरुंदा स्टाफ के द्वारा की जा रही है। इसके तहत आज जो कार्रवाई हुई है, वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 9 वाहनों के चालान बनाए गए हैं और इसमें बिना हेलमेट और व्यवस्थित वर्दी धारण न करना, नंबर प्लेट से संबंधित चालान किए गए हैं। साथ ही करीब तीन गाड़ियों के जो प्रेशर हॉर्न है वो निकलवाए गए हैं, उनका भी चालान किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है, जहां रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल घर के अंदर बक्से में मिली सैनिक रामस्वरूप राठौर का शव 8 दिन पहले अपनी 16 साल के नातिन के साथ गांव में घर में आए थे और आपको बता दें कि इसके बाद नातिन लापता बताई जा रही है। तो वहीं नातिन ने पिता को फोन कर बताया था कि कुछ लोग आए हैं पैसा लेने और पुलिस को मामले की नातिन के प्रेम प्रसंग को लेकर आशंका है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। पूरी घटना माधवगंज थाना क्षेत्र के पिपरी कृष्णा कॉलोनी की बताई जा रही है। भरुंदा पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्ती दिखा रही है और अपराधियों पर धरपकड़ की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा 7 स्थायी वारंटी जो अलग अलग मामले के स्थायी वारंटी थे, सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया गया। और इसके अलावा भरुंदा के सीहोर नाके पर एक युवक को तलवार लहराते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दीपक कपूर सर के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे यहाँ पे जो है आज प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत और इसके अपना वारंटियों की गिरफ्तारी के तहत 7 स्थायी वारंटियों को आज अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके 7 स्थायी वारंटियों को कोर्ट पेश किया है। इसके अलावा एक प्रकरण जो है एक पूर्व अपराधी है जिसके खिलाफ लगभग 4 अपराध पंजीबद्ध है, मारपीट और चोरी के अपराध पंजीबद्ध। पन्ना में एक बार फिर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस सागर में पन्ना के बिजली विभाग के एक सहायक अभियंता को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सहायक अभियंता ने वाहन के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त सागर के डीएसपी BM द्विवेदी ने बताया कि आवेदक इमरान अली ने जिला पन्ना के लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। तो आपको बता दें कि पन्ना में लोकायुक्त ने छापेमारी कार्रवाई की है और रिश्वत लेते हुए
अभियंता को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद विद्युत विभाग पर हड़कंप मच गया। तो रिश्वत लेने के बाद ये छापेमारी लगातार छानबीन की जा रही है। पन्ना में लोकायुक्त ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभियंता को रिश्वत लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान विद्युत विभाग पर हड़कंप मचा हुआ है। पन्ना में लोकायुक्त ने छापेमारी की है और इस दौरान विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है और पूछताछ भी की जा रही है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ट्रैफिक महिला एसआई और कारोबारी के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कारोबारी मुकेश अग्रवाल की गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म को और हूटर लगा हुआ था, जिसे देखकर ट्रैफिक महिला एसआई सोनम पाराशर ने कारोबारी की गाड़ी रोकी थी और कारोबारी ने अपना रौब और रसूख दिखाकर एसआई को धमकाया। बिना चालान और हूटर हटाए कारोबारी अपनी गाड़ी को लेकर रवाना हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है और छानबीन शुरू की गई है। मैं क्यों कर लूं? तो कौन करेगा बात? मैं थोड़ी करूंगी। मेरी गाड़ी आप नहीं पकड़ सकती। क्यों? मैं नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं? आपको एसपी साहब से बात आप कर रही, खड़ा दीजिए। आप गाड़ी नंबर नहीं बताऊंगी, आपको पहले अपना पर्चा देना चाहिए। आप लगातार मेरे से गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको कोई बात ही नहीं करी गलत। आप कहोगी तो मैं बता दूंगा। कहा भी नहीं कहा। बोला ये कितनी देर बाद बोला अभी आपने? कितनी देर बाद आपने मुझसे बोला? बात तो सुनिए, मैंने आपसे सामने देखा, मैंने कहा मैडम चालान तो क्या करना हो? तो मैडम ने सीधे एसपी साहब को ला दिया। तो हम नहीं करेंगे। ग्वालियर में पुलिस चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच और एफएसटी टीम ने कार से बड़ी नकदी बरामद की है। वहीं 25 लाख रुपए के साथ हरे कृष्ण सिंघल को हिरासत में लिया गया है। वहीं पकड़े जाने पर यूरोप से पैसा आने का हवाला दिया। बता दें कि हरे कृष्ण सिंघल पत्थर एक्सपोर्ट का काम करता है। कहां से निकाले? एच के सिंगल। पूरा नाम बताओ। एच के सिंगल क्या करते हो आप? बिजनेस करता हूँ। बोला नहीं मुराद रहते हो? किस चीज का बिजनेस करते हो? अभी लिखा है ना, एक्सपोर्टर हूँ, पत्थर एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये पैसे कहाँ से निकाले? स्टेट बैंक। कितने पैसे हैं? ये है 10,000 मेरी जेब में है। हाँ। और 24,90 ये है। उसने 500 के नोट दिए, वो मेरी जेब में। अच्छा, तो ये किस पर्पज के लिए निकाले? बिजनेस पर्पज। और ये पैसे आए कहाँ से आपके अकाउंट में? यूरोप से। बिजनेस करता हूँ। आपको ये पता है अभी आचार संहिता चल रही है? जी। आचार संहिता का पता है आपको? क्या कह रहे हैं? आचार संहिता लगी हुई है, आपको पता है क्या? उसमें मैंने गौर नहीं किया। शहर के बाहर नहीं जा रहा था मैं। नहीं, शहर के बाहर नहीं। आचार संहिता का पता है नहीं, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। कह तो रहा हूँ आपको। हाँ, तो अभी आचार संहिता लगी है, उसमें क्लियर। क्या नाम है आपका? एच के सिंगल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।